नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ साथ कोरोना अपडेट्स और बात बाजार और कारोबार की होगी। फटाफट अंदाज में देखेंगे देश और दुनिया की 40 खबरें। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर शिकंजा और कसता जा रहा है। फर्टिलाइजर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पीपीई किट पहनकर अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर छापेमारी की। अग्रसेन गहलोत का नाम फर्टिलाइजर घोटाले में आया था। आरोप है कि अग्रसेन गहलोत ने 2007 से 2009 के बीच किसानों के लिए ली गई उर्वरक को प्राइवेट कंपनियों को दे दिया था। इस दौरान केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और राज्य में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। राजस्थान की सियासी जंग अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली है। विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि किसी भी विधानसभा अध्यक्ष को किसी विधायक को नोटिस देने या अयोग्य ठहराने का पूरा अधिकार होता है, लिहाजा वो राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन देंगे। सीपी जोशी ने यह भी कहा कि बतौर विधानसभा अध्यक्ष मुझे एक अर्जी मिली और मैंने विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अगर अथॉरिटी का काम कारण बताओ नोटिस जारी करने का नहीं है तो फिर क्या काम है? राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही सचिन पायलट गुट की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। पायलट गुट ने कहा है कि कोर्ट उनका पक्ष भी जरूर सुने। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई कब होगी अभी फैसला नहीं हुआ है। चीफ जस्टिस की ओर से अभी इस मामले को सुनने के लिए बेंच का गठन किया जाना है। दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ने फोन टैपिंग मामले में अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दे दी है। सरकार ने किसी तरह की फोन टैपिंग होने से इनकार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स से कहा है कि हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। अगर भारत चीन के बीच युद्ध के हालात बनते हैं तो वायुसेना को कम समय में सभी तैयारियां कर लेनी है। राजनाथ सिंह आज एयरफोर्स कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और उन्होंने ये बातें कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में वायुसेना के रोल की खुलकर तारीफ की। राजनाथ सिंह ने कहा कि लंबे समय से किसी भी हमले को रोकने के लिए वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। सैन्य क्षमताओं को बनाए रखने की मंत्री एस जयशंकर ने खराब विदेश नीतियों के लिए पिछली सरकारों को दोषी करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को विदेश नीति के क्षेत्र में अपना प्रभाव हासिल करने के लिए पराक्रम के साथ संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उसकी विदेश नीति को अतीत के तीन बड़े बोझ बंटवारा, आर्थिक सुधार में देरी और परमाणु विकल्प से जुड़ी लंबी कवायद का सामना करना पड़ा। ये टिप्पणी अपनी नई किताब द इंडिया वे स्ट्रैटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड में की है उन्होंने। इस पुस्तक का विमोचन 7 सितंबर को होना है। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या पर सियासी पारा बढ़ गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि वादा था राम राज का, दे दिया गुंडा राज। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में भय का माहौल हो गया है, आवाज़ों को दबाया जा रहा है, मीडिया को नहीं बख्शा जा रहा है और ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। मायावती ने कहा कि पूरे यूपी में कानून का नहीं बल्कि जंगल राज का राज है। राज्यसभा के नए चुने हुए सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण किया। कोरोना संक्रमण की वजह से यह कार्यक्रम राज्यसभा में न होकर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के चैम्बर में हुआ। आज बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी समेत कुल 62 राज्यसभा सांसदों ने शपथ ली। जो सदस्य आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं उनके लिए व्यवस्था जो है दौरान जो है सदन में उनको बाद में शपथ दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12 लाख के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के भीतर ही 37,724 नए मामले सामने आए हैं।
और 648 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 11,92,915 है, जिसमें 28,732 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कोरोना से अब तक 7,53,050 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 4,11,133 है। कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने अब हर महीने सीरो सर्वे कराने का फैसला किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऐलान किया कि यह सर्वे हर महीने से 1 से लेकर 5 तारीख के बीच किया जाएगा। पिछले महीने हुए सर्वे में 24% लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उन्होंने आज इस बात की घोषणा की। उन्होंने स्वास्थ्य विशेषज्ञों से दिल्ली सरकार ने सलाह मशवरा भी किया ताकि ये पता लग सके कि भविष्य की रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है या नहीं है। कोरोना संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र सरकार ने बकरीद पर गाइडलाइंस जारी की है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि बकरीद की नमाज घरों में पढ़ी जाए, मस्जिद या सार्वजनिक ठिकानों या धर्मस्थल पर नहीं नमाज पढ़ी जाएगी। कुर्बानी के लिए पशु ऑनलाइन बिकेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी धार्मिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी है। यूपी पुलिस संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। आपको बता दें कि 1 अगस्त को देश भर में बकरीद मनाई जाएगी। बाजार और कारोबार की लगातार 5 सेशन की तेजी के बाद बाजार आज सुस्ती के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 59 अंक और निफ्टी 30 अंक की हल्की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। हालांकि निफ्टी 11,000 के ऊपर टिककर बंद हुआ है। ऑटो, आईटी, सरकारी बैंकों के शेयरों ने बाजार को नीचे खींचा। आज सबसे ज्यादा गिरने वालों में हीरो मोटोकॉर्प, बीपीसीएल, HUL, टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा गिरे। एक्सिस बैंक, टाइटन पावर ग्रिड, जी एंटरटेनमेंट सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर रहे। सोने चांदी की कीमतों में आज नया इतिहास रच दिया। MCX पर सोना पहली बार 50,000 के पार चला गया। सोने में 40,000 से 50,000 का सफर सिर्फ 6 महीने में पार कर लिया। उधर चांदी में भी जबरदस्त रफ्तार देखने को मिली है। आज इंट्राडे में चांदी 62,200 के ऊपरी स्तर तक पहुंच गई। चांदी 8 साल की ऊंचाई पर कारोबार करती नजर आई। पिछले 3 महीने में चांदी 38% से ज्यादा का रिटर्न मिला चांदी को। इक्विटी मार्केट में सुस्ती का असर रुपए पर भी देखने को मिला है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया फ्लैट बंद हुआ। रुपया आज मजबूती के साथ 74.61 पर खुला था, लेकिन धीरे धीरे इसकी सारी मजबूती गायब हो गई। अंत में रुपया 1 पैसे की गिरावट के साथ 74.76 पर बंद हुआ। कल रुपया 74.75 पर बंद हुआ था। इंट्राडे में रुपए में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। रुपया 74.59 तक चढ़ा और 74.87 तक फिसला भी। बाइक बनाने वाली कंपनी बजाज ऑटो ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का मुनाफा 53% गिरकर 528 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 1,126 करोड़ रुपए था। तिमाही दर तिमाही आधार पर देखें तो कंपनी का मुनाफा 60% गिरा है। सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने कोरोना संकट के दौर में रिटेल निवेशकों की संख्या बढ़ने पर हैरानी जाहिर की है। फिक्की के कैपिटल मार्केट से जुड़े कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आमतौर पर हर महीने करीब 5 लाख डीमैट खुलते हैं, लेकिन जून के महीने में करीब 10 लाख डीमैट खाते खुले। त्यागी ने कहा कि रिटेल निवेशकों की सक्रियता कोरोना संकट के दौर में थोड़ी चौंकाने वाली है, लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि बेहतर हो कि नए निवेशक शुरुआत सरकारी बॉन्ड में निवेश करें, क्योंकि इसमें जोखिम नहीं है। सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने घरेलू कंपनियों के सीधे विदेशी मार्केट में लिस्टिंग को लेकर भी स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट विदेशी लिस्टिंग के लिए अब केवल मनी लॉन्ड्रिंग कानून में ही बदलाव हो पाया है, जबकि फेमा और इनकम टैक्स एक्ट में कानून में बदलाव होना बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि अनलिस्टेड कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को फैसला लेना है। मैक्स लाइफ एक्सिस बैंक डील मुश्किल में पड़ गई है। जी बिजनेस को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई ने डील को लेकर सफाई मांगी है। एडाई ने इस डील में प्राइसिंग को लेकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। एडाई ने पूछा है कि विदेशी पार्टनर मित्सुई सुमितोमो के शेयर स्वैप के मुकाबले डिस्काउंट में डील क्यों है। ये एडाई
ने फिलहाल पूछा है और ईडाई ने पूछा है कि विदेशी पार्टनर मित्सुई के शेयर स्वैप में मुकाबले डिस्काउंट क्यों डीले। इसके अलावा ईडाई के एक्शन पर मैक्स फाइनेंशियल का कहना है कि इस तरह की डील में रेगुलेटर की सफाई मांगना सामान्य प्रक्रिया है। डील पूरी तरह से सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार ने प्रोत्साहन योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे दवाओं और मेडिकल उपकरणों के लिए चीन पर भारत की निर्भरता कम होगी। इस स्कीम के जरिए घरेलू बाजार में उत्पादन पर कंपनियों को सरकार वित्तीय मदद देगी। 53 दवाओं के रॉ मटेरियल देश में बनाने पर 6,940 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम है। मेडिकल डिवाइसेस बनाने के लिए 3,420 करोड़ रुपए के इंसेंटिव मिलेंगे। इस लिस्ट में एंटीबायोटिक और विटामिन के रॉ मटेरियल शामिल हैं। भारतीय रेलवे के प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक इस प्री बिड मीटिंग में 16 कंपनियों ने हिस्सा लिया। देश की 3 सरकारी कंपनियों IRCTC, BHEL, राइट्स के अलावा भारत फोर्ज, बॉम्बार्डियर, GMR ग्रुप, गेटवे रेल के अलावा जो दूसरी कंपनियां भी हैं और ऑस्ट्रेलिया की CF ने निजी ट्रेन चलाने में दिलचस्पी दिखाई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें टाटा और अडानी जिन पर सबसे ज्यादा निगाहें रही हैं वो शामिल नहीं थी। दूसरी प्री बिड मीटिंग 7 अगस्त को है। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई ने स्टैंडर्ड कोरोना कवच पॉलिसी में ग्रुप इंश्योरेंस को भी शामिल कर दिया है। यानी कारोबारी से लेकर छोटी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को कोरोना कवर के जरिए सुरक्षा दे सकती हैं। कंपनियों को अब कर्मचारियों के संक्रमित होने से इलाज के खर्च की चिंता कम होगी। कोरोना कवच एक इंडेमिनिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसमें अस्पताल का पूरा खर्च कवर होगा। इसमें बेसिक बीमा राशि 50,000 से 5 लाख रुपए तक है और इसका जो वेटिंग है वो सिर्फ 15 दिन का है। गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता, पत्नी को नौकरी और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का आदेश दिया है। भांजी के साथ छेड़खानी करने वालों की शिकायत करने पर विक्रम जोशी को गोली मार दी गई, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी के गठन का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द सरकार नोटिफिकेशन जारी करें और कमेटी 1 हफ्ते में जांच शुरू कर दे और 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दे। इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान, पूर्व IPS अफसर KL गुप्ता को भी शामिल किया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विकास दुबे को जमानत पर रिहा किया गया था। इसमें अधिकारियों की भूमिका का पता लगाया जाएगा। ताकत में एक और नाम जुड़ गया है। एंटी टैंक ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल मेड इन इंडिया है और दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त करने की ताकत रखती है। ओडिशा के बालासोर में 15-16 जुलाई को इसका टेस्ट हुआ, जिसके बाद इसे सेना को सौंप दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ किया जाएगा। अभी जो टेस्ट किया गया है वो बिना हेलीकॉप्टर के किया गया है। पहले इस मिसाइल का नाम नाग था, जिसे बदलकर अब ध्रुवास्त्र किया गया है। भारत को परमाणु क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गुजरात के सूरत में काकरापार परमाणु संयंत्र ने 700 मेगावाट रिएक्टर तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसके लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, परमाणु वैज्ञानिकों को काकरापार परमाणु संयंत्र 3 के लिए रिएक्टर को तैयार करने के लिए बधाई। ये स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया रिएक्टर मेक इन इंडिया का शानदार उदाहरण है। ये आगे भी भविष्य के लिए ऐसी कई उपलब्धियों के लिए रास्ता दिखाने का काम करेगा। सरकार ने IT और BPO इंडस्ट्री को इस साल दिसंबर तक वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की छूट दे दी है। सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस इंडस्ट्री के कर्मचारियों को जुलाई तक घर से काम करने की अनुमति दी थी। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि कोरोना को देखते हुए विभाग ने इस छूट को 31 दिसंबर 2020 तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
सुपरस्टार सलमान खान और डायरेक्टर कबीर खान ने साथ मिलकर एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान, ट्यूबलाइट जैसी फिल्में दी हैं। अब खबरें आ रही हैं कि टाइगर जिंदा है कि डायरेक्टर अली अब्बास जफर की गुजारिश पर सलमान और कबीर टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म के लिए साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल अली अब्बास जफर अपनी कटरीना के साथ अपनी सुपर हीरो फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए कबीर मदद को आगे आए हैं। सीरीज की तीसरी फिल्म 2022 में रिलीज होगी। बिग बॉस 13 को लोकप्रियता के बाद अब इसके अगले सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना के खतरे से बचने के लिए सलमान बिग बॉस के सेट की बजाय अब पनवेल फार्म हाउस से ही इस बार शो को होस्ट करेंगे। शूटिंग के लिए हर हफ्ते सलमान के पास एक छोटी टीम भेजी जाएगी जो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंटेस्टेंट्स जो हैं उनसे कॉन्टैक्ट करेगी। और फिल्मों की शूटिंग और रिलीज दोनों ही बंद होने से वीकेंड में प्रमोशन के लिए आने वाले मेहमान भी शो में नहीं दिखेंगे। चेन्नई एक्सप्रेस, ओम शांति ओम जैसी हिट फिल्म देने वाली शाहरुख दीपिका की जोड़ी फिर ऑन स्क्रीन रोमांस करती नजर आएगी। सूत्रों के मुताबिक वॉर फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की अगली फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण को कास्ट करने की तैयारी है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट दीपिका को पसंद आई है, लेकिन उन्होंने फिल्म साइन नहीं की है। अगर वो फिल्म करती हैं तो 5वीं बार शाहरुख दीपिका की जोड़ी बड़े पर्दे पर दिखेगी। अक्षय कुमार ने अपनी अगली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को ऑनलाइन रिलीज करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन रिलीज डेट को लेकर अटकलें थम नहीं रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस फिल्म को अक्षय के जन्मदिन यानी 9 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जा सकता है। साउथ के कांचना की रीमेक की इस फिल्म में अक्षय के ट्रांसजेंडर भूत के रोल में दिखेंगे, जिसका पोस्टर कुछ दिन पहले ही उन्होंने जारी किया था। फिल्म मेकर अब्बास मस्तान ने अपनी अगली फिल्म की तैयारी कर ली है। दोनों ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए OTT का रास्ता अपनाया है। इस थ्रिलर फिल्म का नाम है पेंट हाउस। ये एक हॉलीवुड थ्रिलर पर बेस्ड कहानी होगी, जिसमें अर्जुन रामपाल, बॉबी देओल और शर्मन जोशी खास भूमिकाओं में नजर आएंगे। सबसे खास बात यह है कि बॉबी देओल और अब्बास मस्तान 13 साल बाद दोबारा काम करने जा रहे हैं। IPL टूर्नामेंट का आयोजन अब इसी साल UAE में होगा। जी हां, IPL चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने इसका ऐलान किया है। ब्रजेश पटेल ने बताया कि वहां की सरकार की इजाजत के लिए आवेदन भी कर दिया गया है, उनकी मंजूरी का इंतजार है। हम आगे IPL जनरल काउंसिल में कार्रवाई के बारे में चर्चा करेंगे। ICC ने इस साल अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया है, जिससे सितंबर से नवंबर की शुरुआत में IPL के आयोजन का समय मिल सकता है। मोइन अली को इंग्लैंड की वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है। आयरलैंड के खिलाफ अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम की उपकप्तानी सौंपी गई है। हालांकि टीम के कप्तान इयोन मॉर्गन ही रहेंगे, जो इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम के कप्तान हैं। इससे पहले जॉस बटलर टीम के उपकप्तान थे, लेकिन विकेट कीपर बल्लेबाज जॉस बटलर मौजूदा समय में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों के टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, जिसके चलते वो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट में जोफ्रा आर्चर को टीम में जगह नहीं मिली है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने डेली मेल के कॉलम में लिखा है कि यह पूरा हफ्ता बेहद कठिन रहा है और आइसोलेशन में 5 दिन बिताने के कारण काफी सोचने का समय मिला। उन्होंने लिखा कि मैनचेस्टर में एक होटल के कमरे में रहना कठिन था। दरअसल उन्होंने कोरोना महामारी से बचने के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल को तोड़ दिया था, जिस वजह से उन्हें 2 टेस्ट उनके कराए गए, उसमें से एक नेगेटिव पाया गया। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया को 2 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, यह कहना है ऑस्ट्रेलिया के CEO निक हॉकले का। जबकि इससे पहले BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने साफ कह दिया था कि टीम 2 हफ्ते तक क्वारंटाइन में नहीं रहेगी। साल के अंत में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाली है। टीम के ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही एडिलेड में 2 हफ्ते का क्वारंटाइन पीरियड होगा। हॉकले ने कहा कि सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को क्वारंटाइन नियमों का पालन करना होगा।
कोरोना के बढ़ते संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा है कि अमेरिका लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम जल्द ही 5 करोड़ टेस्ट पूरा कर लेंगे। हमारे बाद सिर्फ भारत ही है जो सबसे अधिक टेस्ट कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में सबसे ज्यादा केस इसलिए हैं क्योंकि हम सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर माना कि अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है और दुख की बात यह है कि अभी ये और डरावना हो सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पोम्पियो ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान कहा कि चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की जरूरत है। पोम्पियो ने हुआवे और हांगकांग पर ब्रिटेन के स्टैंड का स्वागत किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ बैठक के दौरान उन्होंने वायरस के प्रसार के लिए चीन को पूरी तरह से दोषी करार दिया। उन्होंने फिर कहा कि चीन ने WHO के साथ सांठगांठ करके इसको अंजाम दिया। एशिया के कई पड़ोसी देशों के साथ चीन के आक्रामक रवैये के लिए अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप प्रशासन को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की गलत विदेश नीतियों की वजह से आज अपने पड़ोसी देशों के साथ आक्रामक रवैया अख्तियार कर रहा है। क्लिंटन ने इसमें भारत को भी शिकार बताया। क्लिंटन ने दावा किया कि रूस और चीन ट्रंप प्रशासन की कमजोर विदेश नीति का गलत फायदा उठा रहे हैं। दुनिया भर में अब हर दिन 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2,38,000 नए मामले सामने आए, जबकि 5,661 लोगों की मौत भी हो गई। दुनिया में अब तक 1,50,00,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आ चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 6 लाख को पार कर गई है। कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में मचाया है। अमेरिका में एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और अब तक 40,28,000 से ज्यादा लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। अफगानिस्तान में नाटो के हवाई हमले में तालिबान के 25 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, जिसमें 12 पाकिस्तानी हैं। कंधार पुलिस कमांड के प्रवक्ता जमाल बरगजई ने कहा कि जिन आतंकियों को तख्ते पोल नगर में निशाना बनाया गया है, वो जिले के थोरो क्षेत्र के अफगान सुरक्षा बलों की चौकियों पर हमले की योजना बना रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद आतंकी अपने साथियों के कुछ शव वहीं छोड़ गए और दस्तावेजों से पता चला है कि इनमें से कम 12 पाकिस्तानी थे।